हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। यस, हम लोग कर रहे थे बैंकिंग के अंदर नाउ रीसेंट ट्रेंड्स इन बैंकिंग। भाई आज के तारीख में बैंकिंग में क्या हो रहा है वो बताने के लिए सबसे पहले जान लो कितना इंपॉर्टेंट आंसर है। नवंबर 18, नवंबर 23, अप्रैल 23, मतलब कितनी बार आ चुका है। एंड मैं तो कहता हूं इस बार भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है ये आंसर के। शुरू करते हैं। द फिलोसॉफी, अप्रोच एंड फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल सेक्टर्स हैव बीन अंडरगॉन चेंजेस इन रीसेंट टाइम। आजकल बैंकिंग की जो सोच है, जो टेक्नोलॉजी है, जो अप्रोच है, जो काम करते हैं। देखो मेरे को याद है रे बाबा, मैं जब पहले एसबीआई में जाता था ना तो मेरे को भगाते रहते थे इधर से उधर कि इधर जाओ उधर जाओ, ये विंडो पे जाओ वो विंडो, लंच टाइम करके भाग इधर से। आज के तारीख में एसबीआई में जाते हैं, एक अच्छी सी लड़की खड़ी रहती है एंड ऐसे बोलती है यस सर हाउ कैन आई हेल्प यू। मैं बोला उड़ी बाबा, मैं गलती से एसबीआई की जगह पे दूसरी बैंक में तो नहीं आ गया ना, एलआईसी, ठीक है, उधर भी ऐसा। तो अभी तुम लोग देखोगे ना तो बैंकिंग में बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स आ रहे, चेंजेस आ रहे, उनका फंक्शनिंग का तरीका चेंज हो रहा है, उनकी फिलोसॉफी, माइंडसेट चेंज हो रही है। पहले वो कस्टमर को हल्के में लेते थे, अभी वही कस्टमर को सर पे चढ़ा के रखते हैं, ठीक है। इट्स एरिया ऑफ कवरेज and service have extended to include the entire geographical area and total population. Methods of operations have undergone changes. Under RBI के सर्वेलेंस में ना बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं। तो रीसेंट चेंजेस अगर देखेंगे तो क्या है, सबसे पहला है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज डायरेक्टेड टू सपोर्ट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विथ इक्विटी। भाई अपने को बढ़ाना भी है, ग्रोथ भी लाना है एंड इक्विटी मेंटेन करना है। क्या मेंटेन करना है? इक्विटी, ठीक है। फॉर दिस पर्पस द फाइनेंशियल इंक्लूजन एम्स एट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एट अफोर्डेबल कॉस्ट। मतलब देखो बहुत सारे बेचारे मेरे जैसे गरीब लोग जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनको कुछ पता नहीं है, तो वो लोग बैंकिंग तक पहुंचे ही नहीं थे सालों तक। गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन गरीब लोगों तक, गांव तक, कुछ ऐसे रीजन्स जहाँ के लोग अब तक बैंक को इंक्लूड नहीं कर रहे, बैंक को यूज़ नहीं कर रहे, उनको फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूड करना है। तो वहाँ पे जब फाइनेंशियल सर्विसेज पहुँचना स्टार्ट करेगी, वहाँ पे ग्रोथ, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो फाइनेंशियल इंक्लूजन उन्होंने ये करने के लिए बैंक्स हैव बीन डायरेक्टेड टू यूज़ अ कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजीज। मतलब क्या करने का कि भाई ऐसे कॉस्ट स्ट्रक्चर रखो कि फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन जो छोटे मोटे लोग हैं वो लोग भी बैंकिंग सर्विसेज का फ़ायदा उठा पाए, लाभ ले पाए। प्रोविजन ऑफ बेसिक बैंकिंग प्रोडक्ट्स। देखो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट एक बेसिक बैंकिंग प्रोडक्ट है, कम से कम वो तो दो उनको। ज़ीरो अकाउंट बैलेंस, कुछ नहीं होगा बैलेंस तो भी आप यूज़ करोगे, तो इससे वो कस्टमर बैंक में आएगा तो सही, थोड़े साल यूज़ करेगा, फिर दूसरा प्रोडक्ट लेगा तो सही। तो प्रोविजन कम से कम उनको बेसिक बैंकिंग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करो। इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंस, बिजनेस फैसिलिटेटर मॉडल। बिजनेस के बिहाफ पे डील करने जाओ, बिजनेस करस्पॉन्डेंट बहुत बड़ा एक नया इंक्लूजन आया है बैंकिंग के अंदर कि भाई अगर आपका बिजनेस चल रहा है, आपका बिजनेस डील करस्पॉन्ड करने के लिए एज अ रिप्रेजेंटेटिव हमारा बैंक जाता है, ठीक है। बहुत सोफिस्टिकेटेड एंड बहुत हाई फाई फंडो लोग रहते हैं जिनको अच्छी खासी नॉलेज होती है मार्केट के बारे में, तो वो आपकी बिजनेस डील्स क्रैक करेंगे। रिलैक्सेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी गाइडलाइंस इन द फॉर्म ऑफ लीनियंट नो योर कस्टमर नॉर्म्स। पहले बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसे इतने मोटे मोटे फॉर्म्स देते थे, ठीक है। अगर आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करना है, कोई भी काम करना है, तो बहुत सारी चीज़ें। आज के तारीख में एक पेज का फॉर्म, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके जाओ, ख़त्म, बन गया आपका बैंक अकाउंट। इसको बोलते हैं नो योर कस्टमर करके एक केवाईसी रजिस्ट्रेशन होता है, आप उतना कर दो आपका सब कुछ हो गया, ठीक है। तो जो स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस थे गवर्नमेंट ने उसको कम कर दिया, ठीक है। गवर्नमेंट अभी ये देखो, इसमें तो कुछ बोलने की ज़रूरत है क्या? एनहेंस योर टेक्नोलॉजी, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी इतनी ऊपर बढ़ गई है, इतनी आगे बढ़ गई है, ठीक है, कि भाई बैंकिंग में मोबाइल से ही पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं।
घर बैठे बैठे पासबुक आ रही है, घर बैठे बैठे हम लोग कैश विड्रॉ कर पाते हैं, हर एक चीज़ एट द टिप ऑफ योर फिंगर। बैंक से ही ऐप में से अब शेयर्स परचेज कर सकते हो, गोल्ड खरीद सकते हो, सब हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ उन्होंने बढ़ा दिया। यस डेफिनेटली। सेटिंग अप फाइनेंशियल लिटरेसी, लोगों को समझाओ, कैंपेन्स रखो, फाइनेंशियल लिटरेसी और क्रेडिट के बारे में उनको बताओ, ठीक है। क्रेडिट काउंसलिंग सेंटर्स रखो कि भाई ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सके और अवेयरनेस क्रिएट कर सके। क्या कर सके? अवेयरनेस क्रिएट कर सके। RBI has continued its policy initiative aimed at expanding the outreach of banking to remote parts of the country। RBI ने अभी भी अपनी पॉलिसी शुरू रखी है कि भाई अपने को जो अपनी पहुंच है वो जो रिमोट एरियाज़ है जहाँ पे अब तक बैंक पहुंच नहीं पाई, वहाँ पहुंचने के लिए अपने को ट्राई करते रहना है। अंडर द फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए उन्होंने देखो क्या स्टार्ट किया, माइक्रो फाइनेंस। छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस मतलब वेस्टर्न यूनियन के नाम सुना होगा तुमने, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे बैंक्स जैसे होते थे जहाँ पे जाके आप अपने पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, या अगर आपको ज़रूरत हो तो वहाँ से लैंड लोन ले सकते थे, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, ठीक है। हम लोग 8, 10, 15, 20, 50 लोग मिलके अपने ही लिए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं जहाँ पे हम लोग सब पैसा जमा करेंगे और जिसको ज़रूरत है उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे, जिसको ज़रूरत है उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे। तो इसको हम लोग माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेजेस होती है, बैंक लिंकेज प्रोग्राम। उसके बाद आता है स्वाभिमान स्कीम, हैबिटेशन विद पॉपुलेशन मोर देन, मतलब ऐसे गाँव जहाँ पे 2000 से ज़्यादा पॉपुलेशन होता है तो वहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। दिस स्कीम इज़ नाउ एक्सटेंडेड टू द नॉर्थ ईस्टर्न हिली एरियाज़ में पहुँच गए जहाँ पे पॉपुलेशन मोर देन 1000 है एंड पॉपुलेशन मोर देन 1600 है प्लेन एरियाज़ में। देखो क्या होता है, जो भी हिली एरियाज़ होते हैं ना नॉर्थ ईस्ट के, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते नॉर्थ ईस्ट हिली एरियाज़ में, तो वहाँ पे 1000 से ज़्यादा भी रह रहे तो हम वहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और अगर प्लेन एरिया है वहाँ पे 1600 लोग रहते हैं तो भी हम वहाँ पे बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ऐसा स्वाभिमान स्कीम के अंडर में आया गया था, ठीक है। देखो ये बैंक ना ओपन करने का रीज़न क्या होता है कि वहाँ पे अगर ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है तो उनको कस्टमर्स कम मिलेंगे, अगर कस्टमर्स कम मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उनका बिजनेस कम होने वाला है। फिर आता है अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच। अभी देखो बड़ी बड़ी बैंक्स है तो वो सेम बड़े बड़े ब्रांच हर जगह पे तो नहीं ओपन कर सकते, तो कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे पूरी की पूरी बैंक सेटअप करने की जगह पे एक ऑलरेडी फाइनेंशियल ऑफिस किसी चीज़ का या कोई भी तरह का ऑफिस चल रहा है, वहाँ पे ही उन्होंने एक छोटा सा कैबिन में अपनी बैंक सेटअप कर दी, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ आउटसोर्स कर दिया अपना, क्या कर दिया, बैंक ने अपना काम आउटसोर्स करके रखा हुआ है, ठीक है। आज से 10 साल पहले ना ATMs आउटसोर्स किए गए थे, ठीक है, कि मतलब एक फाइनेंशियल एक मनी एक्सचेंज की ऑफिस है या कोई और ऑफिस है, गोल्ड ज्वेलर्स की ऑफिस है, तो वहाँ पे जाके आप अपने मशीन्स यूज़ करो, उनके मशीन्स में अपना कार्ड यूज़ करो और कैश विड्रॉ कर सकते थे, वो लोग आपको कैश दे देते थे, ठीक है। तो ये अच्छी मतलब एक स्कीम निकाली गई थी, ठीक है। अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस, इट्स काइंड ऑफ आउटसोर्सिंग किया जाता है, ठीक है। टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ बैंकिंग सर्विस टू ऑल द विलेजेस covered under banking business correspondent agents, ultra small branches have been established. 90% of the rural banking outlets were operating in branchless mode, मतलब वहाँ पे ब्रांच ही नहीं होती थी और ये अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच के जैसे वो लोग वहाँ पे काम करते थे। तो वो लोग क्या करते थे, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम फ्रॉम ट्रांसफरिंग बेनिफिट्स ऑफ इट्स 26 स्कीम डायरेक्टली टू द अकाउंट्स ऑफ बेनिफिशियरीज। अभी गवर्नमेंट क्या चाहता था कि बैंक अकाउंट क्यों ओपन हो, बैंकिंग इंक्लूजन क्यों हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्यों हो, सारे लोगों के पास बैंकिंग अकाउंट्स क्यों हो। तो जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती थी गरीबों के फ़ायदे के लिए, बेनिफिट के लिए, तो उसका सीधा सीधा बेनिफिट बीच में कोई मिडल का आदमी ना ले जाए, इसके लिए हम लोग क्या थे, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दे सके उनको, ठीक है। ये देखो ये जो है ना किसान क्रेडिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी ये तो मैंने देखा हुआ है कि किसान जो होता है, जो एग्रीकल्चर फार्मर होता है, उसको बिजनेस करने के लिए अपना रॉ मटेरियल्स या इरिगेशन फैसिलिटी या ट्रैक्टर या ये सब लाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो अभी तो पूरा स्टार्ट करेंगे,
फसल उगेगी, काटेंगे, बेचेंगे तो टाइम जाएगा। तो तब तक के लिए किसान वो अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करके उससे अपना पेमेंट्स कर सकता है हर चीज़ का। तो ये होता था किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। फॉर द बेनिफिट्स ऑफ फार्मर्स दिस स्कीम was introduced in 98-99 by NABARD, National Agricultural Bank for Agriculture Rural Development, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट स्टार मार्क है वही है, ठीक है। जहाँ पे भी बैंक का नाम लिया जाए तो वहाँ नाबार्ड तो आता ही आता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अंडर दिस स्कीम फार्मर्स कैन एक्सेस क्रेडिट फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक से ले सकते थे, कमर्शियल बैंक से ले सकते थे एंड रीजनल रूरल बैंक के पास से ले सकते थे। Interest subvention scheme. Interest subvention of 2% is provided on short-term crop loans up to 3 lakh for a period of 1 year, which is available to farmers at the interest rate of 7%. An additional interest subvention of 3% is available to prompt paying farmers. ठीक है, आपको एक डिस्काउंट जैसा दिया जाएगा, 7% इंटरेस्ट पे आपको 1 साल तक की लोन मिलेगी, और अगर आप उसके पहले प्री पेमेंट करोगे तो आपको 3% और कम पे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मुद्रा लोन्स, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये लोन्स दिए गए थे, उसको कहते हैं मुद्रा लोन्स, ठीक है। किसी को अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है अगर आपको, तो गवर्नमेंट आपको मुद्रा लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो आता था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर, PMMY। मुद्रा लोन स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2015 ऑन 8 अप्रैल। The Pradhan Mantri Mudra Yojana focuses on financing needs of vast number of micro units such as small manufacturing units. Loans under the scheme is not directly granted. Instead, loans are provided through banks and non-banking financial institution. यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली बैंक्स नहीं दे रही है लोन, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू। लोन्स आर कैटेगराइज्ड एज शिशु, ठीक है, अप टू 50,000, किशोर मतलब थोड़ा यंग 5 लाख, तरुण मतलब 10 लाख। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होती है, कमर्शियल बैंक जो होती है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स होती है, रीजनल रूरल बैंक्स कैन ऑल्सो भी डेजिग्नेटेड मुद्रा फाइनेंशियल ब्रांच होती है, ठीक है। तो ये सारी बैंक्स को राइट से मुद्रा लोन के अंडर पैसे प्रोवाइड। शिशु लोन में 50,000 तक का होता था, मतलब बच्चा, किशोर में 5 लाख तक का, और तरुण मतलब जो थोड़ा एडल्ट होता है उसमें 10 लाख का, ठीक है। हाँ, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को लाया गया था टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल इंक्लूजन। मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स में इन्वॉल्व करो। भाई पहले लोगों को बैंक पता तक नहीं था, अभी बैंक पता ना होने का एक और कारण था, क्यों हम चार्जेस के चक्कर में फंसे, क्यों हमको मिनिमम पैसा इतना रोक के रखा पड़ेगा, हमारा पैसा हम बैंक में ना रखे तो उसके ऊपर चार्जेस रखेंगे, तो हमको ये सब चीज़ों का बहुत प्रॉब्लम था। तो फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर में कोई जाना ही नहीं चाहता था। लेकिन प्रधानमंत्री जन धन योजना जो गवर्नमेंट ने निकाली, उसके अंडर में उन्होंने ऐसा कहा कि भाई हम आपको स्कीम दे रहे हैं, आप कुछ बैलेंस नहीं रखोगे तो भी आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, और गवर्नमेंट ने इसके अंदर सारे चार्जेस हटा दिए थे जन धन योजना के अंदर, ठीक है। द योजना एम्स एट यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज, सबको मिलना चाहिए, एटलीस्ट 1 बैंकिंग अकाउंट हर किसी का होना चाहिए। उनको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताया, क्रेडिट क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है। ये प्रधानमंत्री जन धन योजना निकाला ना, उसके बाद निकाला एक इंश्योरेंस के लिए स्कीम, ठीक है। तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने क्या निकाला, 300 रुपये पूरे साल का प्रीमियम में 5 लाख का कवर, 10 लाख का कवर, मेडिकल और एक्सीडेंटल कवर आपको दिया, ठीक है। द बेनिफिशियरीज विल रिसीव और रुपे डेबिट कार्ड मिलता था इनबिल्ड, उसमें इंश्योरेंस कवर 1 लाख का होता था। देखो मैंने बोला ना, फॉर दोज हु ओपन देयर अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम बिटवीन 15 अगस्त से लेके 26 जनवरी के बीच में एंड मेट अदर कंडीशंस, लाइफ इंश्योरेंस मिलता था 30,000 का इसके साथ में। द योजना हैज एंटर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया था, ठीक है। सबसे ज़्यादा बैंक अकाउंट इसके अंडर 1 वीक में स्टार्ट हो चुके थे, ठीक है। फिर न्यू सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट हुई, जिसके अंडर में आता था न्यू स्कीम्स। फर्स्ट था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, ये इंश्योरेंस स्कीम है,
और फिर अटल पेंशन स्कीम, ठीक है। ये 3 तरह की स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली थी। हाँ, फिर आता है सेंटर्स फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसको CFL बोला जाता है। क्या बोला जाता है? CFL, ठीक है। सो अ हब टू स्पोक अप्रोच to strengthen the financial capabilities of communities have been adopted, wherein CFL function as a hub for training and learning, जहाँ पे लोगों को ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, विद इन द ब्लॉक, वहाँ पे ही CFL का ऑफिस होता है उसके अंदर, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। यस, कमिंग टू रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी। अभी ये बैंक्स कैसे काम करती है, ऑपरेट कैसी करती है, तो उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें कुछ रिसेंटली चेंजेस आए गए थे, ठीक है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज चेंज द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन बैंकिंग। कंप्यूटराइजेशन in banking is taking place all over the world. The purpose of computerization is to bring the technology to the counter and to enable the employees to have information ऐसे चुटकियों में, ठीक है। तो इसके वजह से बैंक्स बहुत सारी अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज आज के तारीख में प्रोवाइड कर पा रही है। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो उसकी वजह से बैंकिंग में चेंजेस क्या क्या आए हैं, तो सबसे पहला आया वर्चुअल बैंकिंग। भाई ATM आ गए, अभी तो मोबाइल के अंदर ऐप के थ्रू आपके पास सब कुछ आ गया है, ठीक है। इंटरनेट की वजह से आप फोन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड सब कुछ यूज कर सकते हो। इट डिनोट्स रेंडरिंग ऑफ बैंकिंग एंड रिलेटेड सर्विस थ्रू यूज ऑफ IT विदाउट डायरेक्ट फिजिकल रिसोर्स की जरूरत नहीं है, बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है कस्टमर को, ठीक है। द सर्विसेज आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर बाय रिलाइंग सोली ऑन IT। सिर्फ और सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन के हेल्प से हम लोग सारी सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वर्चुअल बैंकिंग सर्विसेज आर ATM, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, फोन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और तो और बहुत सारी चीज़ें। आज की तारीख में सबसे बेस्ट चीज़ टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू, जो टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने को बैंकिंग में मिल रहा है, दैट इज़ UPI, ठीक है। लोग कैशलेस हो गए इंडिया में। तो ATMs आर सेल्फ सर्विस वेंडर होते हैं, जहाँ पे हम अपने आप, पहले क्या होता था, बैंक में लाइन में लगना पड़ता था भाई कैश विड्रॉ करने के लिए, ठीक है। ATMs आर सेल्फ सर्विस वेंडर मशीन दैट हेल्प द बैंक्स टू प्रोवाइड राउंड द क्लॉक बैंकिंग सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स एट कन्वीनियंट प्लेसेस विदाउट विजिटिंग द बैंक प्रीमाइसेस। मतलब बैंक प्रीमाइसेस में जाए बगैर ही आपको यहाँ पे सारी फैसिलिटीज मिलेगी। तो दे एनेबल द बैंक्स टू ट्रांजैक्ट मोर बिजनेस बाय ऑफरिंग वेरियस सर्विसेज, और ज़्यादा सर्विसेज इन अ कॉस्ट एफिशिएंट वे। उनका कॉस्ट भी कम होता था ऑन द वन साइड एंड गेट मोर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और हमारा काम भी ऐसे चुटकियों में हो रहा है ना कि बैंक गए तुरंत पैसा ट्रांसफर, बैंक मतलब बैंक भी नहीं, ATM 24 घंटे। बैंक तो क्या होता था, दोपहर को 3 बजे के बाद बंद हो जाता था, ATM 24 घंटे हमको फैसिलिटी दे रहा है। ATM सर्विस के लिए हम लोग को सिर्फ ATM तक जाने की ज़रूरत पड़ती है और एक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, प्लास्टिक कार्ड। उसके पहले ना मैग्नेटिक स्ट्रिप होती थी ब्लैक कलर की, अगर आप लोग को मालूम होगी ना, तो ATM कार्ड के ऊपर पहले एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती थी, अभी वो गोल्डन चिप हो गई है, ठीक है। तो अभी वो गोल्डन चिप पूरा हो गया, उसमें ही सारी इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द नेम ऑफ द बैंक, कस्टमर, कार्ड नंबर, सब डिटेल्स उसके अंदर रहता है, वैलिडिटी से लेके सिग्नेचर तक। The ATM provide a number of services such as withdrawal of cash up to a particular limit, चेक देता था, बैंक ड्राफ्ट हम लोग वहाँ पे डिपॉजिट कर सकते थे, बैंक बैलेंस अपडेट कर सकते थे, ठीक है, पैसे भी कुछ हद तक हम लोग ट्रांसफर कर सकते थे, एक मिनी स्टेटमेंट भी निकलता था, ठीक है, एक छोटा सा स्टेटमेंट जिसमें हमारे लास्ट 10 ट्रांजेक्शन्स दिख के आए, ठीक है। द ATMs आर इमर्जिंग एज द मोस्ट यूजफुल टूल टू एंश्योर एनी टाइम बैंकिंग। कभी भी बैंकिंग कर सकते हैं, एनीवेयर बैंकिंग कहीं पे भी कर सकते हैं, और जब चाहिए तब पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। आज के तारीख में जनवरी 2022 तक 2,55,000 ATMs है ऑपरेट कर रहे हैं, वाइट लेबल ATMs। नॉन बैंकिंग एंटिटीज वर अलाउड टू ओन एंड ऑपरेट बैंक, ठीक है। जो बैंक नहीं है वो लोग भी अपने ATM सेंटर्स ओपन करके बैठते थे अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, ठीक है। जनवरी 2002 से 22 में देयर वर
2800 वाइट लेबल एटीएम्स थे जो ऑपरेट कर रहे थे। मतलब वो लोग बैंक नहीं है लेकिन फिर भी उनके एटीएम कार्ड्स होते हैं। फिर आते ब्राउन लेबल। द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑफ ब्राउन द सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ ब्राउन एटीएम ओन द हार्डवेयर ऑफ द एटीएम मशीन। ठीक है, हिताची करके कंपनी है, दे आर दी ओनर ऑफ द हार्डवेयर मशीन जो यूज़ किए जाते हैं ना। इंडिया में मैं बोल सकता हूँ 50% मशीन्स के ओनर ब्राउन लेबल एटीएम्स हिताची के हैं। ठीक है, इज रिस्पॉन्सिबल, वो लोग मेंटेनेंस करते हैं। एंड स्पॉन्सर बैंक टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैश मैनेजमेंट। उसमें पैसे डालने की जिम्मेदारी स्पॉन्सर बैंक की है, लेकिन उसका हार्डवेयर और सब मैनेजमेंट किसके हाथ में रहता है? ब्राउन लेबल एटीएम बैंक्स, मतलब ये हिताची है होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे दूसरे भी प्रोवाइडर्स है, लेकिन हिताची इज समथिंग आई नो बिकॉज आई नो फ्यू पीपल हु वर्क विद इट। ओके, देन कम्स डेबिट कार्ड। इट इज़ अ प्रीपेड कार्ड विथ सम स्टोर्ड वैल्यू। ठीक है, उसके अंदर ऑलरेडी पैसे जमा होते हैं, उसके अंदर ऑलरेडी डिटेल्स जमा होती है। इट अलाउज एनीवेयर एनी टाइम एक्सेस, कहीं पे भी जाके आप एटीएम कार्ड तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन पॉइंट ऑफ सेल्स पे भी आप वो कार्ड यूज़ कर सकते हो। सेविंग या करंट अकाउंट। और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, कस्टमर को दिया जाता है डेबिट कार्ड के साथ। इट कैन बी यूज्ड एट ऑल आउटलेट्स दैट, जहाँ पे भी डेबिट कार्ड एक्सेप्ट होते हैं मशीन के थ्रू, वहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हो। In this case, the transaction amount is directly debited from the bank account of the customer. Debit card does not permit a customer to spend over, मतलब जितना पैसा आपके अकाउंट में उससे ज़्यादा आप विड्रॉ कर सकते नहीं हो, स्पेंड कर सकते नहीं हो। क्रेडिट कार्ड, इट इज़ अ कन्वीनियंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट एनेबल्स अ कस्टमर, वो रहता है सेम डेबिट कार्ड जैसा, लेकिन इसमें आपको एक लिमिट दी जाती है, वो लिमिट तक का अमाउंट आप स्पेंड कर सकते हो, आपको उससे ज़्यादा आप स्पेंड नहीं कर सकते। ठीक है, वो आपको अभी नहीं पे करना है, थोड़ा टाइम आपको दिया जाता है, वो टाइम ख़त्म होने के बाद वो आपको पे किया जाता है। ठीक है, तो इमीडिएट कैश पेमेंट किए बिना आप ये चीज़ें ले सकते हो, तो उसके लिए होता है क्रेडिट कार्ड। क्या होता है? क्रेडिट कार्ड। ठीक है, सो यस, इट इज़ द कन्वीनियंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट एनेबल्स द कस्टमर टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट्स। एक लिमिट दिया जाता है ऑथोराइज आउटलेट पे, विदाउट making immediate cash payment. The main difference between a credit card and debit card is that credit card is postpaid, पहले इस्तेमाल करें फिर एक आध 2 महीने बाद पे करें। ठीक है, और डेबिट कार्ड जो होते हैं वो प्रीपेड, पहले आप अकाउंट में पैसे डालो और जितने पैसे है उतना आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उससे ज़्यादा आप यूज़ कर सकते नहीं हो। फिर आता है पॉइंट ऑफ सेल। The point of sale terminal is a machine that facilitates transaction through swipe, कार्ड स्वाइप करके आप वहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पे ऑनलाइन अपना पेमेंट कर सकते हो। मर्चेंट बिजनेस जो होता है उनका एक पॉइंट ऑफ सेल होता है, जैसे हम लोग डीमार्ट में जाते हैं तो लाइन लगा के खड़े रहते हैं ना काउंटर पे, उसको POS काउंटर बोला जाता है, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल बोला जाता है। ठीक है, तो वो एक कार्ड के थ्रू आपका पेमेंट एक्सेप्ट करता है, तो वो पॉइंट ऑफ सेल है। द पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल फैसिलिटेट्स द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। POS सिस्टम आइडेंटिफाइज द कार्ड होल्डर एंड चेक वेदर द कस्टमर्स अकाउंट हैज सफिशिएंट फंड्स। अगर होते हैं तो स्वाइप करो और आपका पेमेंट कट हो जाएगा। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट दोनों कार्ड होते हैं। मैग्नेटिक कार्ड पहले होता था, अभी स्मार्ट चिप होता है, तो उसके थ्रू आपको पेमेंट मिलता है। फिर आता है डोर स्टेप बैंकिंग। अभी ये एक कॉन्सेप्ट इंडिया में तो इतना नहीं चल रहा है, हाँ चलता है। जो मल्टी मिलियनर HNI कस्टमर्स होते हैं ना, जो हाई नेटवर्थ इनकम वाले कस्टमर्स होते हैं, तो उनके लिए ये फैसिलिटी मिलती है जिसको बोलते हैं डोर स्टेप बैंकिंग। मुझे कैश भी विड्रॉ करना है ना, तो वो बैंक का बंदा मेरे पास आके मुझे कैश दे के आता है। ठीक है, उसको हम लोग डोर स्टेप बैंकिंग बोलते हैं। दिस मीन्स बैंकिंग सर्विस एंड प्रोडक्ट्स are made available to a customer at his place of residence or work. Under this system, there is no need for the customer to visit the branch for getting the services or product from the bank. उसके बाद आता है internet banking. It is called online banking, where the traditional banking services are provided through the internet. Internet banking is a product of e-commerce in the field of banking and financial services. इंटरनेट बैंकिंग enables the customer to open account, pay bills। देखो भाई, इंटरनेट बैंकिंग तो आज से कुछ साल पहले सभी लोग यूज़ करते थे, तो वहाँ पे आप अपना अकाउंट भी ऑनलाइन ओपन कर सकते हो।
ठीक है, वहाँ पे पेमेंट भी कर सकते थे, वहाँ पे पैसे रिसीव भी कर सकते थे, ट्रांसफ़र भी कर सकते थे, बैंक बैलेंस जान सकते थे, स्टेटमेंट निकाल सकते थे। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन थे। डिफरेंट बैंक्स हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिवाइसेस, सबके अलग अलग डिवाइसेस होते थे। ठीक है, लो लेवल जहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती थी और हाई लेवल जहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी पॉसिबल होते थे। फिर आया मोबाइल बैंकिंग। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। इट अलाउज द अकाउंट होल्डर थ्रू देयर मोबाइल फ़ोन। पहले इंटरनेट बैंकिंग के लिए लैपटॉप यूज़ होते थे, मोबाइल बैंकिंग अभी मोबाइल में ही आपके एप्लीकेशन के थ्रू सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो एक्सेस द बैंकिंग सर्विस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन, किधर भी है। इन दिस सिस्टम अ कस्टमर कैन एक्सेस हिज अकाउंट डिटेल्स मिल सकती है ऑन मोबाइल फ़ोन बाई यूजिंग द शॉर्ट मैसेज सर्विस टेक्नोलॉजी। पहले SMS होता था, आज के तारीख में तो अभी एप्लीकेशन भी आ गया जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल फ़ोन। हाँ, इट प्रोवाइड्स मैनी सर्विसेज के हम लोग SMS के थ्रू बैलेंस जान सकते थे, क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का ट्रांजैक्शन का मैसेज आता था, स्टेटमेंट भी मिलता था। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ मिलते थे। उसके बाद आया टेली बैंकिंग। फ़ोन करके आपको जो पूछना है, जानना है, ट्रांजैक्शन करना है, थोड़े बहुत लिमिट तक अगर आपने एक्सेस किया हुआ है तो मिलेगा। So it is another form of electronic banking through which the banking services or products are rendered through telephone to its customers. It is a 24-hour banking facility मिलती है कस्टमर को, and it is based on voice processing facility available on bank computers. कि ये जानने के लिए एक दबाएं, ये करने के लिए 3 दबाएं। ठीक है, तो ऐसे ही कंप्यूटराइज सर्विस होती है जिसके थ्रू आप कुछ चीज़ें बैंकिंग के एक्सेस कर सकते हो। फिर आता है फोन बैंकिंग। क्या आता है? फोन बैंकिंग। अंडर दिस सर्विस अ कस्टमर कैन टॉक टू फोन बैंकिंग ऑफिसर एंड ट्रांजैक्शन अपना कर सकता है। द कस्टमर कैन डू द एंटायर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस यहाँ पे कर सकते हैं, एनी वेयर एनी टाइम, कहीं से भी बैठे बैठे। वो नॉन बैंकिंग स्टेटमेंट चाहिए, बैलेंस चाहिए, ठीक है, पैसों के अलावा कोई भी चीज़ें, ठीक है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो सकते हैं थ्रू फोन बैंकिंग। फिर आया प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स फैसिलिटेट्स परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग फंड ट्रांसफर भी आप कर सकते हैं अगेंस्ट अ वैल्यू स्टोर्ड ऑन सच इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मतलब मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है बैंक का जो जहाँ पे मैंने कुछ पैसे जमा करके रखे हुए, आप उसके बदले में बैंक से लोन ले सकते हो, क्रेडिट ले सकते हो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हो, ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। ठीक है, तो ये एक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पहले के टाइम पे चलता था, अभी तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ऐसे ही बिना सिक्योरिटी के भी मिलने लग गए हैं। उसके बाद आया इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, देखो पहले के टाइम पे अगर मेरे को मोबाइल बोल रहा हूँ, पहले किसी को पैसे भेजने हो ना तो मुझे एक चेक लेके जाना पड़ेगा, एक स्लिप भरना पड़ेगा, एक बड़ा सा फॉर्म भरना पड़ेगा और एक जगह पे जमा करो, फिर वहाँ से दूसरी जगह जाएगा, फिर वो सारी डिटेल्स लेगा और सब कुछ होने के बाद लास्ट में मेरे पैसे ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, तो जिसके लिए IMPS और IMPS बोल रहा हूँ, सॉरी, NEFT और RTGS बोला जाता था उसको, तो उसका करने का बहुत लंबा प्रोसीजर होता था। अभी आ गया इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र क्विकली, ठीक है, विद इन फ्यू आवर्स, नॉट फ्यू आवर्स, फ्यू मिनट्स के अंदर आपके पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इट इज़ एन ईजी एंड स्पीडी मैकेनिज्म टू फैसिलिटेट द ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। It facilitates the instant transfer of funds from one end to other. It enables the customer to transfer money instantly एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में, ठीक है, from one branch to other branch of same बैंक या different बैंक कहीं पे भी, लेकिन within country but also anywhere else in the world। सिर्फ ऐसा नहीं कि country के अंदर, पूरे दुनिया में जिधर भेजना है उधर पैसे easily भेज सकते हो। It enables the beneficiary to receive money on the same day or the next day of the money transfer। ठीक है, RBI has introduced National Electronic Fund Transfer System 2005 में। इससे थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंसी आ गया, इवन फास्टर ट्रांसफ़र होने लग गया है। ठीक है, हाँ। फिर आया इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इट इज़ अ नॉन पेपर बेस्ड मूवमेंट ऑफ फंड्स। देखो पहले जो चेक होते थे, वो चेक अगर मैंने आज मेरी ब्रांच में सबमिट किया, आज के आज मेरी ब्रांच से वो जाएगा सेंट्रल बैंक के एक क्लियरिंग हाउस के अंदर, वहाँ पे वो प्रोसेस होता था और फिर वहाँ से वो चेक यहाँ से वहाँ डिटेल्स भेज, कम से कम 3 दिन लग जाते थे चेक ट्रांसफ़र, पैसे
पास होने को। आज के तारीख में आज चेक डालो, दूसरे दिन चेक क्लियर हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में क्या होता है, बैंक मेरा चेक आरबीआई को देने से अच्छा यहाँ से स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिक वे में क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू अपलोड कर देता है। बैंक का चेक बाद में पहुँच जाएगा, पेपर को पहुँचने की कोई ज़रूरत नहीं है। चेक आज के आज पहुँचा दो, फोटो, क्लियरिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक वे में, ठीक है। तो ये आया, तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट क्लियरिंग सिस्टम आ गया, उससे इलेक्ट्रॉनिक डेबिट क्लियरिंग। तो जो क्लियरिंग हाउस होता है, ठीक है, मुझे अगर ये बैंक से पैसे लेके ये बैंक को देने हैं बिकॉज ऑफ चेक, तो पहले मेरे पास यहाँ से चेक आएगा, मैं ये इसको चेक दूंगा, फिर ये मुझे पैसे देगा, फिर मैं इसको पैसे दूंगा। तो बहुत टाइम प्रोसेस था ना। अभी इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो ये मुझे जैसे ही ऑनलाइन देता है तुरंत यहाँ चले जाता है, पैसे आते हैं, यहाँ पैसे चले जाते हैं। तो जो 3 दिन का काम था वो 1 दिन में चला गया। इसको ECS, तो बीच में सारे चेक मतलब रद्द हो गए थे, क्योंकि ऐसा बोल रहे थे ECS एनेबल्ड चेक होने चाहिए आपके। क्या होना चाहिए? ECS एनेबल्ड चेक, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट क्लियरिंग, डेबिट क्लियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट क्लियरिंग इज अ रिलायबल डिवाइस यूज बाय फॉर बल्क एंड रिपीटेटिव क्रेडिट पुश पेमेंट्स। एज सैलरी अगर हर महीने जा रही है, बहुत सारी पेंशन जा रही है हर बार, डिविडेंड एक साथ प्रोवाइड, मतलब जनरली ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है, IPO के रिफंड्स देने हैं, तो बल्क ट्रांजैक्शंस के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट फैसिलिटी क्लियरिंग सिस्टम यूज़ किया जाता था। इज़ अ लार्जली यूटिलाइज फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए, जहाँ पे उनको बल्क में एक साथ रिकरिंग सेम पेमेंट करने होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेबिट सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस टू फैसिलिटेट द पेमेंट ऑफ क्रेडिट पुल ट्रांजेक्शंस। पैसे लेने हैं कि भाई अगेन एंड अगेन सेम चीज़ है, मेरे को लाइट बिल पे करना है, गैस का बिल पे करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, ठीक है, रीपेमेंट लोन इंस्टॉलमेंट्स मेरे जो रिपीटेटिव है, तो उसके लिए ये इलेक्ट्रॉनिक डेबिट क्लियरिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया था, ठीक है। उसके बाद आया RTGS। तो जैसे हम लोग ने आगे पढ़ा था EFT नहीं, NEFT पढ़ा था, सॉरी NEFT। तो NEFT तो क्या था, दिन में कुछ बार हमको ट्रांजैक्शन करने दे रहा था। RTGS रियल टाइम, जैसे एक एक ट्रांजैक्शन होता है तुरंत ऑन द स्पॉट वो क्लियर किया जाता है, ठीक है। तो RBI इंट्रोड्यूस्ड RTGS इन ऑर्डर टू एनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ द चेक क्लियरिंग सिस्टम। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सेटलमेंट इंटर बैंक एंड कस्टमर बेस्ड ट्रांजेक्शन के लिए विथ इंट्राडे कोलेट्रल लिक्विडिटी, मतलब तुरंत सेम डे, उसी के उसी दिन आपको RBI आपका पेमेंट क्लियर करने में हेल्प करेगा। इट इज़ अ सिंगल ऑल इंडिया सिस्टम सेटलमेंट का, ठीक है, इन मुंबई। कहाँ पे है वो? मुंबई। द सेटलमेंट ऑफ फंड इज फाइनल एंड इरिवोकेबल। एक बार पैसे ट्रांसफर किए वो रिवर्स हो सकता नहीं है। सेटलमेंट इज डन इन नियर टू रियल टाइम, मतलब मैक्सिमम 1-2 घंटे के अंदर आपका पैसा ट्रांसफर हो जाता है। एंड द फंड्स सेटल्ड कैन बी फर्दर यूज्ड इमीडिएटली, मतलब तुरंत आपके अकाउंट में पैसे आप यूज़ भी कर सकते हैं। मार्च 2004 को आया था, ठीक है। बोथ हाई वैल्यू एंड रिटेल पेमेंट्स कैन बी इफेक्टेड थ्रू RTGS के थ्रू। बड़े बड़े अमाउंट भी कर सकते हो और छोटे छोटे भी आप कर सकते हो। सो येस माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक सो वी कैन टेक अ ब्रेक ओवर हियर। आप लोग तब तक पूरा PDF पढ़ो, वापस एक बार गो थ्रू करो। वी विल कंटिन्यू द आंसर इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।